टेक्निकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ पास्ट प्राइस वॉल्यूम डेटा, जिसको एनालिसिस कर कर हम फ्यूचर के प्राइस मूवमेंट की प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इस ज्ञान, इस विधा, इस समझ को टेक्निकल एनालिसिस बोला जाता है, बड़े ही आसान भाषा में। यहाँ से आपका टेक्निकल एनालिसिस शुरू हो चुका है। मैं बहुत ही बेसिक लेवल से चीज़ें बताता हुआ आगे चलूँगा, क्योंकि ये सीरीज़ एक बिगिनर सीरीज़ है। अगर आप स्ट्रगलर हैं तो अपने आप को बिगिनर ही मानिए, ये मत मानिए कि मुझे 2 साल 3 साल हो चुके हैं। जैसा जैसा कहा जाए वैसे वैसे सीढ़ी दर सीढ़ी चलते रहिएगा, आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। टेक्निकल एनालिसिस में हम अपनी इच्छा से बैलेंस शीट, अर्निंग, डिविडेंड, कंपनी डेटा, कंपनी रिपोर्ट्स, इन सब को इग्नोर करते हैं, क्योंकि इस सब की पढ़ाई, इस सब की समझ का जो नाम है वो है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस आपको ज़रूर सीखना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हो। लेकिन अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो ये आपकी इच्छा है, आप सीखना चाहो तो फंडामेंटल भी सीख सकते हो, लेकिन ट्रेडर बनने के लिए फंडामेंटल सीखना ज़रूरी है ऐसा नहीं है। ऐसा कहीं भी कहा नहीं गया है, किसी से सुना नहीं गया है, और ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि टेक्निकल एनालिस्ट ये मान कर चलता है, और ये देखा भी गया है, ये प्रूव्ड भी है कि फंडामेंटल एनालिसिस करके जो भी समझ निकल कर आएगी उसका इफेक्ट हमें प्राइस में दिख ही जाएगा। ये जब आप चाचा चार्ल्स डाउ की थ्योरी देखोगे तो उसमें भी उन्होंने अपनी थ्योरी में ये कहा है, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। उनके इस थ्योरी मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग का जो सार है वो यही है कि जितनी भी न्यूज़ आती है, जितनी भी इवेंट्स होते हैं, उस सब का एट एंड इफेक्ट आपको प्राइस में ही देखने को मिलता है। इसका अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ, क्योंकि मैं यहाँ बहना नहीं चाहता हूँ, मैं आगे टॉपिक के साथ ही पढ़ना चाहता हूँ, वो ये है कि एग्जांपल मान लीजिए कि आप रिलायंस इंडस्ट्री में बड़े ही अच्छे, बड़े ही अ, अंदर तक की पहुंच रखते हो, और आपके रिलायंस इंडस्ट्री में कुछ इन्वेस्टमेंट भी है, और आप एक बड़े इन्वेस्टर हो। बड़े हाई चांसेस हैं कि रिलायंस के अंदर अगर कुछ डिस्प्यूट हो या कोई भी नेगेटिव खबर हो तो वो आप तक पहले पहुंच जाएगी, रिटेल तक या नॉर्मल पब्लिक तक, न्यूज़ चैनल्स तक पहुंचने से पहले। और होता भी ऐसा है। आप तक जितनी भी न्यूज़ आती हैं वो सब पुरानी न्यूज़ होती है, बासी न्यूज़ होती है। जहाँ तक वो न्यूज़ पहुँचनी चाहिए थी पहले पहुँचा दी गई है, उन्होंने एक्शंस ले लिए गए हैं, अब आप तक पहुँचाई गई है। तो जायज़ सी बात है कि आपके पास पहुँच ज़्यादा है तो हाई चांसेस है कि कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी नेगेटिव खबर आपको पहले पता चल जाएगी। जैसे ही आपको पता चलेगी आपकी इन्वेस्टमेंट, आप क्या करेंगे? अपनी पोजीशंस को सेटल करने की कोशिश करेंगे। जब वो करोगे, और अगर आप बड़े इन्वेस्टर हो या आप जैसे और भी कई ग्रुप्स हैं वो करेंगे, तो उसका एट एंड इफेक्ट कहाँ आएगा? चार्ट में ही आएगा। इसलिए चाचा चार्ल्स डाउ ने बोला, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम डेलिब्रेटली, अपनी इच्छा से, जानबूझ कर नहीं, या हमें समझ नहीं है या हम समझ वैसे ही ला नहीं सकते इसलिए नहीं, जानबूझकर बैलेंस शीट, न्यूज़, फंडामेंटल्स, रिपोर्ट्स, डिविडेंड, अर्निंग, इन सब को इग्नोर करते हैं, इन सब को छोड़ देते हैं, और सिर्फ चार्ट पर, प्राइस पर अपनी पैनी नज़र रखते हैं, ताकि हम उसकी मूवमेंट को, पास्ट में की गई मूवमेंट को एनालाइज करें, करंट में कर रहा मूवमेंट को एनालाइज करें, और फ्यूचर में क्या क्या कर सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करें, जिसमें जो हायर प्रोबेबिलिटी हमें जिस डायरेक्शन की लग रही होती, हम वहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं। इसी टेक्निकल एनालिसिस की एक शाखा है जिसका नाम है प्राइस एक्शन। अब आपके मन में आ सकता है कि टेक्निकल एनालिसिस की एक शाखा है प्राइस एक्शन, तो और भी है क्या? और भी है, जैसे कि इंडिकेटर्स। प्राइस एक्शन ट्रेडर प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडर होता है।
प्राइस एक्शन ट्रेडर्स इंडिकेटर का यूज़ नहीं करता है, वो सिर्फ प्राइस की मूवमेंट को एनालाइज करता है। लेकिन टेक्निकल एनालिस्ट प्राइस एक्शन की मूवमेंट को भी एनालाइज कर सकता है, साथ में कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ भी कर सकता है। तो इसीलिए मैंने प्राइस एक्शन को टेक्निकल एनालिसिस की एक शाखा बोली है। ये मेरा मानना है, मेरी ये समझ है, तो मैं आपको उस तरह से बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। लेकिन आपको कभी भी इंडिकेटर यूज़ करने वाले ट्रेडर या उनके कॉन्सेप्ट को बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं मानना है। यहीं से एक समझ पैदा होती है जो आपने सोशल मीडिया पे भी देखी होगी। इन्वेस्टर बोलता है कि ट्रेडर तो मूर्ख है। ट्रेडर में भी, ट्रेडिंग कम्युनिटी में भी जो स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं वो बोलते हैं फ्यूचर ऑप्शंस वाले मूर्ख हैं, मरेंगे, ख़त्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। जो एफएनओ में भी ट्रेडिंग करते हैं उसमें भी आप देखोगे तो स्कैल्पर्स बोलते हैं कि, कुछ स्कैल्पर्स की कम्युनिटी बोलती है कि हम ज़्यादा बेटर हैं कुछ। तो ये मतलब क्या है, एक ही घर में रहकर झगड़ा करना, ये सिर्फ कुछ नहीं, ना समझिए। इंडिकेटर यूज़ करने वाले ट्रेडर्स भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, सक्सेसफुल हैं। प्राइस एक्शन यूज़ करने वाले ट्रेडर्स भी सक्सेसफुल हैं। पूरा टेक्निकल एनालिसिस जिसमें दोनों आ जाते हैं उनको यूज़ करने वाले ट्रेडर भी सक्सेसफुल हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी ट्रेडर सक्सेसफुल हैं। स्टॉक ट्रेडिंग में भी ट्रेडर सक्सेसफुल हैं। इन्वेस्टर्स में, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी सक्सेसफुल हैं। स्विंग ट्रेडिंग करने वाले भी सक्सेसफुल हैं। और इनमें से कोई भी सक्सेसफुल नहीं। मतलब सक्सेस और फेलियर हमेशा साथ साथ रहते हैं। कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं है जो एज अ बिगिनर आप चूज कर लें कि इसमें सक्सेस तो हम ये कर लेते हैं। हाँ, किस में सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, कौन सी सेफर है, आप ये डिसाइड कर सकते हो। लेकिन जब जर्नी में आगे आप बढ़ते चलते जाते हो, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चलता जाता है, तो एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको रिस्क मैनेज करना आता है, रिस्क टैकल करना आता है। फिर ट्रेडर अपनी राह थोड़ी थोड़ी निकालनी खुद शुरू कर देता है। तो एज अ ट्रेडर फर्स्ट स्टेप जो आपको करना चाहिए, आप इंडिकेटर्स का भी यूज़ कर सकते हो, करना ही चाहिए। इंडिकेटर के यूज़ में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। और आप प्योर प्राइस एक्शन भी यूज़ कर सकते हो। इसलिए मैं आपको यहाँ पे दोनों को बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो भी सेलेक्ट करके यूज़ करोगे उस पे ही स्टिक रहना है। बंदर की तरह आज इधर कल उधर नहीं झूलना। अब मैं मार्केट को बहुत ही इजी, बहुत ही वे में समझाता हूँ जिससे आपका सिर्फ एक कनेक्ट बन जाए। मार्केट क्या है? मार्केट एक कॉन्टिन्यूस ऑक्शन है। मार्केट इज अ कॉन्टिन्यूस ऑक्शन। इसको और ज़्यादा सरल भाषा में समझाने के लिए, इसको और ज़्यादा आसान भाषा में समझाने के लिए आप इस तरह से समझिए, अपने घर के अपने आसपास की एक लोकल एक सब्जी मंडी के बारे में सोचिए। ये पूरी सब्जी मंडी के एग्जांपल से आपको स्टॉक मार्केट क्यों प्राइस मूव करता है, कैसे सब कुछ होता है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सब्जी मंडी में किसान टमाटर लेकर आते हैं एग्जांपल के लिए, और जब वो किसान टमाटर लेकर आते हैं, अपना स्टॉक लेकर आते हैं, तो रिटेलर्स, होलसेलर्स, हाउस होल्ड, ये सब लोग उसको खरीदने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, बायर हुआ, सेलर हुआ। तो बायर सेलर हुआ तो एक मार्केट एस्टेब्लिश हो गई। जब बायर और सेलर आते हैं, एक मार्केट एस्टेब्लिश हो गई दोनों की। अब यहाँ पे नेगोशिएशन शुरू होगी। जो प्राइस बायर बोल देगा, सेलर उस पर मानेगा नहीं, नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा। और जो सेलर बोल देगा, बायर उस पर मानेगा नहीं, नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा। सो ये नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई फिक्स प्राइस नहीं, इसको फिक्स प्राइस में हम बांध नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो टमाटोज का प्राइस है वो बहुत सी चीज़ों पे डिराइव होकर आता है, उसके पीछे बहुत से कारण और रीज़न है। फिर एक प्राइस बनता है और उस प्राइस पे नेगोशिएशन होती है और फिर फाइनल प्राइस निकल कर आता है। ऐसे ही आपने अपने घर में बड़ों को या खुद को, जब सब्जी मंडी में आप कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा। मान के चलिए कि कल के दिन
टमाटर बहुत सस्ते थे, लेकिन आप उसे खरीद नहीं पाए। आपको पता नहीं लगा, आपने ध्यान नहीं दिया, या आपको उस समय चाहिए नहीं थे तो आपने रेट ही नहीं पूछा, कुछ भी। लेकिन आपको शाम को आके पता चला कि टमाटर बहुत सस्ते हो गए। तो ह्यूमन टेंडेंसी ये है। तो जो कल सस्ता टमाटर आप बाय नहीं कर पाए और आपको अब रिग्रेट फील हो रहा है, आप अगले दिन जाकर उन्हीं टमाटर को ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करोगे, क्योंकि अभी आपको वो सस्ते लग रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग वो प्राइस सस्ता है जिसे आप बाय कर सकते हो। और यही जो डिमांड क्रिएट होती है, यही जो रश क्रिएट होता है, यही मार्केट के अंदर एक अप मूव लेकर आता है, एक ब्रेकआउट लेकर आता है, बुल रन लेकर आता है। कुछ भी ये सब नाम आपने सुने होंगे कि बुल मार्केट है, बुलिश मार्केट है, वो ये डिमांड क्रिएट होने पे आती है। लेकिन मानकर चलिए कि वही टमाटर आज 100 रुपए के भाव पे आ चुके हैं, और आज से 2 महीने पहले भी ये टमाटर 100 रुपए के भाव पे आए थे, लेकिन 100 रुपए से ऊपर नहीं गए थे। और अगर आज के दिन में वो टमाटर बेचने वाला आपको 110 120 बोलता है, तो पहला इंस्टिंक्ट आपके अंदर यही आएगा कि ये बहुत महंगे नहीं खरीदने हैं, 100 रुपए से ऊपर तो मैं नहीं खरीदूंगा। तो जो ये टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी ने क्या कर दिया, मैं बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ, आप सिर्फ मतलब को समझिएगा। मेरा एग्जाम्पल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपका वो जो इमोशन है वो आप समझ जाओगे। तो जो 100 रुपये से ऊपर आप नहीं खरीदना चाह रहे हो, क्यों? क्योंकि पिछली बार भी 100 रुपये पे गया था, आपको तब भी महंगा लगा था, और 100 रुपये से ऊपर भाव नहीं गया था। तो आप अब भी 100 रुपये से ऊपर नहीं खरीदना चाहोगे। क्या हुआ? यही 100 रुपये का प्राइस अब आपके लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करने लग गया, क्योंकि पहले भी 100 रुपये का भाव गया था, उससे ऊपर प्राइस नहीं गया था। अब भी जब दोबारा प्राइस 100 रुपये पे आया है, और वो अगर 110 120 आपसे मांग रहा है, तो आप नहीं देना चाहोगे, आप 100 रुपये पे ही खरीदना चाहोगे, क्योंकि पहले कभी रिसेंट मंथ में 100 रुपये से ऊपर भाव नहीं गया। इसी इसी प्राइस लेवल को ही स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स लोग अपनी भाषा में रेजिस्टेंस बोल देते हैं कि ये रेजिस्टेंस है। और लेकिन मान के चलिए कुछ ऐसा हो गया, जैसे कि नवरात्रे आ गए, एकादशी आ गई, और वो सब्जी मंडी जहाँ पर है वहाँ बड़े ही धार्मिक लोग रह रहे हैं, धर्म को मानने वाले रह रहे हैं, व्रत करते हैं। तो कोई ऐसा व्रत आ गया तो क्या होगा? तो जो सब्जी मंडी वाले, उनको भी मालूम है कि ये 9 दिन या ये 1 दिन या ये 2 दिन महीने में सब्जी कम बिकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग व्रत करते हैं, उस दिन खाते नहीं, तो वो सब्जी भी कम लेकर आते हैं। वो सब्जी कम लेकर आते हैं, लोग खरीदते भी कम है, क्योंकि व्रत है, तो बायर्स भी कम आते हैं। तो कम सेलर, कम बायर्स हुए, तो क्या हुआ? मार्केट में वॉल्यूम डाउन हो गया। वॉल्यूम डाउन हो गया तो क्या हो गया? एक कंसोलिडेशन हो गई, एक रेंज बाउंड मार्केट आ गई। इसी को स्टॉक मार्केट में रेंज बाउंड मार्केट बोल देते हैं। अभी के लिए आप समझ लीजिए साइडवेज मार्केट बोल दे रहे हैं, कि वॉल्यूम बहुत ड्राई है, ऊपर नीचे प्राइस जाने के चांसेस कम है, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड ऑलमोस्ट इक्वल सी हो चुकी है। स्टॉक भी कम आया था, एक्सपेक्टेशंस भी कम थी, बायर्स लेने भी कम आया, तो यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, या कह लीजिए साइडवेज मार्केट है, रेंज बाउंड मार्केट है, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। सो स्टॉक मार्केट को अगर बहुत ही आसान तरह से समझना हो, तो उसका एक तरीका क्या है, ये मैंने आपको एक सब्जी मंडी के एग्जांपल से, ताकि एक रिलेट आप कर पाओ, क्योंकि अगर जब आप डिमांड सप्लाई को रिलेट करने लग जाओगे, तो आगे की कॉन्सेप्ट चीज़ें आपको बहुत इजीली समझ आना शुरू हो जाएंगी, बहुत आसानी से समझ आना शुरू हो जाएंगी। अब जो ये सब्जी मंडी है, ये सब्जी मंडी तो आप जाकर देख सकते हो, लेकिन स्टॉक मार्केट को आपको अपने टर्मिनल पे, अपने ट्रेडर, अपने ब्रोकर पे देखना होता है। उसको देखने के लिए बहुत ही तरह तरह के चार्ट होते हैं, जिसमें से एक चार्ट होता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट कुछ इस तरह से आपको अपने ब्रोकर के टर्मिनल पे, अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे दिखाई देता है। लाइन चार्ट के अंदर हमें, यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्लोज प्राइस ओनली, लेकिन इसको मैं और अच्छे से लिखूं तो सिंगल प्राइस
तो ये सिंगल प्राइस को चार्ट में शो करता है, वो फिर क्लोजिंग भी हो सकता है, बाय डिफ़ॉल्ट क्लोजिंग होता है। आप हाई प्राइस भी देख सकते हो, लोएस्ट प्राइस भी देख सकते हो, ओपनिंग प्राइस भी देख सकते हो, बट लाइन चार्ट को हम क्लोजिंग प्राइस में ही देखते हैं। लेकिन इस चार्ट की कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेस है। क्या? ये चार्ट मैक्रो ट्रेंड्स को फाइंड आउट करने के लिए बहुत अच्छा है। मैक्रो ट्रेंड्स मतलब बड़ा ट्रेंड, अगर मुझे देखना है बड़ा टाइम फ्रेम या ओवरऑल मार्केट किस ट्रेंड में है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये चार्ट, लाइन चार्ट, बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये इंट्राडे की वोलेटिलिटी को शो नहीं कर पाता, क्योंकि ये सिंगल प्राइस शो करता है। तो मुझे प्राइस रिजेक्शन नहीं समझ में आता इस चार्ट के ऊपर। अब ये क्लोजिंग प्राइस, मान लीजिए कि ये 3 तारीख है, मान लीजिए ये 4 तारीख है, तो ये 4 तारीख की क्लोजिंग है, ये 3 तारीख की क्लोजिंग है, लेकिन इसके बीच में कितना प्राइस अप एंड डाउन हुआ, कितनी बार ऊपर गया, कितनी बार नीचे गया, कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, वो हमें इस चार्ट में नहीं पता चलता है। उसकी वोलेटिलिटी हमें नहीं पता चलती, प्राइस रिजेक्शंस एरिया हमें नहीं पता चलते, बायर्स और सेलर्स का प्रेशर हमें इस चार्ट में क्लियरली नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए इंट्राडे ट्रेडर्स लाइन चार्ट को यूज़ नहीं करते हैं। बट मैक्रो ट्रेंड्स को अगर फाइंड आउट करना है, मैं हूँ, मुझे प्लानिंग करनी है कि मुझे किस डायरेक्शन में आज ट्रेड देखना चाहिए, तो उसके लिए मैं ट्रेंड देखना चाहता हूँ, तब ये चार्ट मुझे हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन इंटर डे ट्रेडिंग करने के लिए, स्कैल्पिंग करने के लिए ये चार्ट यूज़फुल नहीं है। फिर एक तरह का चार्ट जो आप देख सकते हो वो है बार चार्ट। बार चार्ट कुछ इस तरह से आपको अपने टर्मिनल पे दिखाई देगा। इसके अंदर हमें ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये सारे प्राइजेस हमें दिखाई देते हैं। ये एक बहुत ही एक्यूरेट विजुअलाइजेशन है ओपन, हाई, लो, क्लोज की, लेकिन ये थोड़ा सा क्लटर्ड होता है। हालांकि एक्सपीरियंस के बाद ये चार्ट भी आपको उतना ही समझ में आता है जितना एक कैंडल स्टिक चार्ट समझ में आता है। लेकिन बिगनर के लिए, मेरे लिए अब इस चार्ट को देखकर कोई भी कंफ्यूजिंग नहीं है, मुझे क्लटर नहीं दिखाई दे रहा है, मैं इसमें पूरा एनालिसिस कर सकता हूँ। लेकिन एज अ बिगिनर आपको बार चार्ट को एज अ बिगिनर नहीं देखना चाहिए, इस पर रिलाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज अ बिगिनर आपको इसमें मार्केट के सेंटिमेंट, प्लेयर्स के सेंटिमेंट समझने में मुश्किल हो सकती है, मुश्किल होगी। इसलिए एज अ बिगिनर आपको बार चार्ट नहीं देखना चाहिए। थोड़ा आपके पास एक्सपीरियंस आ जाए तो बार चार्ट आप लगा सकते हो, बिल्कुल आपके विश है। लेकिन एज अ बिगिनर आपको जो चार्ट देखना चाहिए वो है कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल स्टिक चार्ट ग्लोबली स्टैंडर्ड है। ग्लोबली स्टैंडर्ड मतलब अभी तक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चार्ट कैंडल स्टिक चार्ट है। हर तरह के ट्रेडर इसको यूज़ करते हैं, इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं, स्विंग ट्रेडर यूज़ करते हैं, स्कैल्पर्स यूज़ करते हैं, डे ट्रेडर यूज़ करते हैं। इसको फॉरेक्स मार्केट में भी यूज़ किया जाता है, इसको यूएस मार्केट में भी यूज़ किया जाता है, यूरोप, जापानीज़, एशियन, हर मार्केट में कैंडल स्टिक चार्ट को ओवरऑल यूज़ किया जाता है। इसलिए ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है। इसकी विजुअलाइजेशन जो ये ऐसे कलर फिल हो जाते हैं इसमें, ये विजुअलाइजेशन मार्केट के सेंटिमेंट्स को, रिजेक्शन पॉइंट्स को, ये सब जानने में बहुत हेल्पफुल होती है। इसलिए ये बहुत ही वाइडली यूज़ होने वाला फेवरेट चार्ट है, और बिगिनर को भी कैंडल स्टिक चार्ट से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। इसमें सेंटिमेंट बहुत ईजिली समझ में आते हैं, इसमें रिजेक्शन पॉइंट्स बहुत ईजिली समझ में आते हैं। इसकी फॉर्मेशन इस तरह से है कि इसकी फॉर्मेशन से आप रिजेक्शन, सेंटिमेंट बहुत आसानी से समझ सकते हो। बार चार्ट में हमें ओपन, हाई, लो, क्लोज तो मिल ही रहा था, लेकिन इसमें सेंटिमेंट बहुत आसानी से हमें देखने समझने को मिलते हैं। इसलिए कैंडल स्टिक चार्ट एक फेवरेट चार्ट आपका बनना चाहिए। एक कैंडल स्टिक चार्ट पे ही आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। अगली वीडियो में कैंडल स्टिक को हम इन डेप्थ समझेंगे। अभी तक एक जस्ट एक
इंट्रो था, एक बेसिक था जो एक बिगिनर को एंट्री करवाने के लिए, एक थॉट प्रोसेस दे के आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी था। आपने ये वीडियो, आप यहाँ तक आए, इस वीडियो को पूरा देखा, मुझे उम्मीद है कि इससे आपको कुछ हेल्प मिल रही होगी। मैं दिव्य बिहारिंदास आपको अगली वीडियो में मिलूँगा। हमेशा याद रखिए, ट्रेड विद कॉन्शियसनेस और निश्चिंत रहिएगा इस जर्नी में। मैं आपके साथ। श्री राधे।